तारीख 13 मई 1945। जगह परमा का घना जंगल, आज जिसका नाम यामार है। हवा में गोलियों की तड़तहट और बारूद की महक घुली हुई थी। खाइयों में दुबके सैनिकों के बीच एक खाई मोर्चे पर सबसे आगे थी, दुश्मन के सबसे करीब। उसी में 3 गोखा सैनिक तैनात थे, जिनमें से एक का नाम था लाथीमान गुरंग। सिर्फ 27 साल के थे, एक साधारण राइफलमैन। रात के अंधेरे में अचानक हमला हुआ। जोरदार हमला। कम से कम 200 जापानी सैनिकों ने उनकी कंपनी पर धावा बोल दिया। और पहला निशाना कौन बना होगा? वही सबसे आगे वाली खाई। एक चीज हवा में उड़ती हुई आई और सीधा खाई में गिरी हैंड ग्रेनेड। लच्छीमान ने एक पल भी नहीं सोचा, उसे उठाया और वापस दुश्मन की तरफ फेंक दिया। कुछ ही सेकंड बाद एक और ग्रेनेड ठीक उसी जगह पर गिरा। लच्छमान ने उसे भी उठाकर पूरी ताकत से फेंक दिया और फिर तीसरा ग्रेनेड भी आया। उसे उठाने के लिए आगे जैसे बढ़े, उनके हाथ में ही फट गया। जोर का धमाका हुआ। चारों तरफ धुआं और धूल का गुबार छा गया। और जब धुआं छटा तो लेचीमान ने अपने दाहिने हाथ की तरफ देखा, जो वहां था ही नहीं। उंगलियां उड़ चुकी थी, बाजू के चिथड़े हो गए थे, पूरा शरीर खून से लथपथ था उनका। उनके दोनों साथी बुरी तरह घायल होकर खामोश हो चुके थे और अब वो खाई में अकेले थे। एक हाथ नहीं है, जख्मी है, और सामने 200 जापानी सैनिकों की फौज जो आगे बढ़ती ही जाती थी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ राज, जिसमें आज जानेंगे उस अकेले गोरखा सैनिक की कहानी जिसने एक हाथ से जख्मी हालत में 200 जापानी सैनिकों को रोक दिया था। खाई में हुए धमाके के बाद की कहानी जानने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। कहानी शुरू होती है 30 दिसंबर 1917 से। नेपाल के चितवन जिले के दहीखाना गांव में लाशमान का जन्म हुआ। परिवार बड़ा गरीब था। बचपन हिमालय की तलहटी में उबड़ खाबड़ इलाकों में बीता, जहां हर दिन गरीबी से संघर्ष करना पड़ता था। इसी संघर्ष से जूझते हुए लच्छीमान ने फौज में जाना चुना। 30 दिसंबर 1940 की तारीख थी। लच्छीमान 23 साल के हुए और इसी दिन उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन की। लेकिन उनकी भर्ती भी अपने आप में एक अलग ही कहानी है। फौज में भर्ती के लिए न्यूनतम ऊंचाई का नियम था, पर लक्ष्मीमान का कद सिर्फ 4 फीट 11 इंच का था। अब आप जानते हैं कि गोरखा सैनिकों के लिए हाइट में रिलैक्सेशन रहता है। ब्रिटिश पीरियड से चला आ रहा है, लेकिन लक्ष्मीमान उस रिलैक्सेशन के बावजूद कद में कम पाए गए। शांति का समय होता तो शायद उन्हें लिया नहीं जाता, लेकिन यह दौर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ब्रिटेन को सैनिकों की सख्त जरूरत थी, चाहे कुछ इंच कम ही हाइट हो। दुश्मन दरवाजे पर था, क्योंकि तो नियम कायदे कानून जितने थे वह ताक पर रखे गए। ऊंचाई का नियम हटा और किस्मत से लच्छीमान के लिए 8वीं गोरखा राइफल्स का दरवाजा खुल गया। ट्रेनिंग के बाद लक्ष्मीमान को बर्मा के मोर्चे पर भेजा गया। 1945 का साल था। बर्मा का अभियान, जिसे अक्सर भूला हुआ युद्ध फॉरगॉटन वॉर भी कह दिया जाता है। बर्मा कैंपेन अपने आखिरी चरण में था। यहां लड़ना आसान बिल्कुल नहीं था, ना उनके लिए ना हमारे लिए। दुश्मन सिर्फ जापानी सैनिक ही नहीं थे, दुश्मन थी जानलेवा बीमारियां, जहरीले सांप, बिच्छू और ऐसा मौसम जो शरीर को निचोड़ लेता है। 6 महीने बारिश होती है, स्वाम्स है, घने जंगल है। जापानी सैनिक बुरी तरह थक चुके थे, बीमार थे। उनके पास भी खाने पीने की कमी थी, लेकिन वो अब भी पूरे जोश से लड़ रहे थे। उनकी रणनीति थी कि आखिरी व्यक्ति जब तक जिंदा है तब तक जंग चलेगी। और इसी माहौल में 7th इंडियन डिवीजन को इरावती नदी के पश्चिमी किनारे पर पीछे हट रही जापानी टुकड़ियों का रास्ता रोकने का काम सौंपा गया। और इसी 7th डिवीजन में लचीन की बटालियन भी थी। वो उस बड़ी जंग की एक छोटी सी लेकिन सबसे अहम कड़ी थी, जिसके टूटने का मतलब पूरी चैन का टूटना था, रिट्रीट को रोकना। और इसी मिशन के तहत उन्हें उस खाई पर तैनात किया गया था। तो वापस चलते हैं उसी खाई में। 13 मई 1945 की रात थी। धमाका हो चुका था। लक्ष्मीमान का दाहिना हाथ बेकार हो गया था, बचा ही नहीं था। शरीर खून से लथपथ था। ट्रॉमा सोचिए, और दोनों साथी जो साथ में थे वो घायल थे। कोई भी साधारण इंसान इस हालत में या तो मर जाता, या दर्द से तड़पता रहता, या फिर सरेंडर करता। लेकिन लक्ष्मीमान गुरुंग साधारण नहीं थे, वो गोरखा थे। उन्होंने दर्द को नजरअंदाज किया, अपनी भारी भरकम ली एनफील्ड राइफल को उठाया और अपने बचे हुए बाएं हाथ से उसे लोड किया। एक ऐसा काम जो लगभग नामुमकिन था। एक बोल्ट एक्शन राइफल को एक हाथ से, वो भी बाएं हाथ से चलाना और रीलोड करना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल था।
लेकिन लच्ची ने यह सब किया वो दाहिने हाथ से चलाने के आदी थे। जापानी सैनिक जो यह सोचकर आगे बढ़ रहे थे कि अब कोई मुकाबला बचा नहीं है, राइफल की गोलियों से चौंक गए। लच्ची ने एक के बाद एक फायर करना शुरू किया। वो हर हमले का इंतजार करते और जैसे दुश्मन पास आता उस पर अचूक निशाना लगा देते। अगले 4 घंटों तक यही चलता रहा। वो अकेले एक हाथ से जापानी सेना के हर हमले को नाकाम करते रहे। इसी दौरान वो सिर्फ गोली ही नहीं चला रहे थे, बल्कि पूरी ताकत से चिल्ला भी रहे थे। उनका नारा जंगल में गूंज रहा था कि आओ एक गोरखा से लड़कर बताओ। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो गोरखाओं का युद्ध घोष जय महाकाली आयोग को खाली भी लगा रहे थे। उनकी इस हिम्मत ने पीछे की खाइयों में मौजूद उनके साथियों में भी नया जोश भरा। एक अकेले बुरी तरह घायल सैनिक को 200 लोगों से लड़ते देखकर उनका हौसला भी आसमान पर पहुंचा। उन्होंने भी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी और हर हमले को नाकाम किया। 4 घंटे बाद जब सुबह की पहली किरण आसमान में फैली, पॉप हटी तो जापानी सेना थक हार कर पीछे हटी, रिट्रीट कर गई। लड़ाई खत्म हुई। जब गिनती हुई तो उस इलाके में जापानियों की 87 लाशें पड़ी थी और उन 87 में से 31 लाशें ठीक उस खाई के सामने थी जिसे लक्ष्मण गुरुंग ने अकेले संभाला हुआ था, मोर्चा लिया हुआ था, जहां बाद में आधिकारिक रिपोर्ट में लिखा गया कि अगर दुश्मन उसे खाई पर कब्जा कर लेता तो पूरी बटालियन की पोजीशन खतरे में पड़ जाती। एक सिपाही ने अपनी अटूट हिम्मत से न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि अपने सभी साथियों को भी बचाया और दुश्मन की हार तय कर दी। लक्ष्मीमान गुरुंग की बदौलत मोर्चा तो बच गया, लेकिन एक और चुनौती अभी बाकी थी। लक्ष्मीमान की हालत बड़ी नाजुक थी। ग्रेनेड के धमाके ने उनके दाहिने हाथ की उंगलियों को उड़ा दिया था, बाह की हड्डी को चकनाचूर कर दिया था। उनका चेहरा, शरीर और दाईं टांग छर्रों से छलनी थे। चेहरे पर लगे जख्म इतने गहरे थे कि उनकी दाहिनी आंख की रोशनी भी हमेशा के लिए चली गई। ऐसे जख्मों के साथ बर्मा के उस घने जंगल में किसी का भी बच निकलना एक चमत्कार से कम नहीं होता। नमी है, गर्मी है, पानी है, लेकिन यहीं पर पोर्टेबल सर्जिकल हॉस्पिटल काम आए। यह छोटे मोबाइल हॉस्पिटल्स थे जिन्हें लड़ाई के मोर्चे के बहुत पास बना लिया जाता था। यहाँ खून रोकने के लिए टर्निकेट्स से बांधा जाता, दर्द कम करने के लिए मॉर्फिन दी जाती और इन्फेक्शन रोकने के लिए सल्फा पाउडर का इस्तेमाल होता था। बहुत बेसिक ट्रीटमेंट है, लेकिन ट्रॉमा के केसेस में इससे भी कुछ रोकथाम हो जाती है। इसके बाद एयर इवैक्यूएशन यानी एयर इवक के जरिए गुरु को बाहर निकाला गया और उनकी जान बच गई। उनकी वीरता की बदौलत उन्हें 19 दिसंबर 1945 को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में भव्य समारोह में विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया। यह ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेनाओं को दिया जाने वाला वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार था, सबसे प्रतिष्ठित था। आगे चलकर जब इंडियन आर्मी हुई तो यह परमवीर चक्र बना। भारत के वॉइस फील्ड मार्शल वेवेल ने खुद उनके सीने पर यह चक्र लगाया। विक्टोरिया क्रॉस, युद्ध, वीरता और सम्मान। एक सैनिक की कहानी अक्सर इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है, खत्म हो जाती है। लेकिन लक्ष्मीमान को युद्ध के बाद भी कई चुनौतियों से जूझना पड़ा। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटिश सेना की जो गोरखा रेजिमेंट्स थी उनका बंटवारा हुआ। लक्ष्मीमान की 8 गोरखा राइफल्स इंडियन आर्मी का हिस्सा बनी और उन्होंने अपनी रेजिमेंट के साथ ही रहने का फैसला किया। इंडियन आर्मी में सेवा देते रहे और उन्हें हवलदार के पद पर पदोन्नत किया, जिसके बाद 1947 में ही वह रिटायर हुए और अपने गांव को लौट गए। 1947 में ही हवलदार लक्ष्मण गुरुंग के सीने पर विक्टोरिया क्रॉस जैसा सबसे बड़ा सम्मान था। लेकिन जिंदगी की हकीकत बिल्कुल अलग थी। नेपाल में अपने गांव लौट कर आए और उसी जमीन पर खेती करने लगे जिसे सालों पहले छोड़कर गए थे। अब गांव जो था वह दूर दराज के इलाके में था। अपनी मामूली सी पेंशन लेने के लिए भी उन्हें हर महीने संघर्ष करना पड़ता था। 12 मील तक पहाड़ पर चढ़ते और फिर उतरते, सिर्फ इसलिए कि वो एक सड़क तक पहुंच सके जहां से उन्हें बस मिल सके। जब बुजुर्ग हो गए और चलना फिरना मुश्किल हो गया तो उनका बेटा उन्हें पीठ पर लादकर पहाड़ से नीचे सड़क पर लाता और फिर वापस ले जाता। कई सालों बाद जब उनकी हालत लोगों के सामने आई तो 1995 में गोरखा वेलफेयर ट्रस्ट ने उन्हें एक नया और बेहतर घर बनाने के लिए पैसा दिया। उसी साल उन्हें लंदन बुलाया गया, जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने उन्हें 1500 पाउंड का एक चेक भेंट किया। इसके बाद बिल्जमान गुरांग की लड़ाई खत्म नहीं हुई। आखिरी जंग थी इंसाफ के लिए। मुद्दा था ब्रिटेन का अपने गोरखा सैनिकों से भेदभाव, जिन्होंने ब्रिटिश क्राउन के लिए अपनी जान दी। उन्हें ना तो ब्रिटेन में बसने का हक था
और ना ही बराबर पेंशन मिलती थी जितनी ब्रिटिश आर्मी में मिलती है। इस नाइंसाफी के खिलाफ 2008 में गोरखा जस्टिस कैंपेन शुरू हुआ और 90 साल के लक्ष्मी मान इसका चेहरा बने। मशहूर अभिनेत्री जहाना लुमली की आवाज और लक्ष्मी मान जैसे नायकों की मौजूदगी ने पूरे ब्रिटेन को उनके समर्थन में खड़ा किया और आखिरकार 21 मई 2009 को सरकार झुकी ब्रिटेन की और गोरखा सैनिकों को ब्रिटेन में बसने का अधिकार मिला। इसी अधिकार के तहत लक्ष्मी 2008 में लंदन के हाउसों में आकर बसे, जहां उनकी पोती अमृता ने उनकी देखभाल की। नवंबर 2010 में उन्होंने बकिंघम पैलेस में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में हिस्सा भी लिया, लेकिन उनका स्वास्थ्य अब तक जवाब देने लगा था। निमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर और 12 दिसंबर 2010 को 92 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। एक ऐसे व्यक्ति का जीवन समाप्त हुआ जिसने जवानी में अपने देश के लिए और बुढ़ापे में अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए सम्मान की लड़ाई लड़ी। इस शूरवीर गोरखा सैनिक की कहानी आप तक लाने के लिए इस स्क्रिप्ट को लिखा था हमारे साथी कमल ने और इरशाद ने। अलिफ लैला के इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया था। आप खबरगाम को देखते रहिए।